हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और हमारे शरीर में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का पाचन होता है। अब आगे आज हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं, इसकी क्या देखेंगे? तो हम लोग इसकी देखेंगे स्टेजेस, यानी इसकी अवस्थाओं को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें सबसे पहली अवस्था होती है इंजेशन, मतलब अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण यानी खाने को क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। मतलब हम खाने को जब खाते हैं, जब हमारे मुंह में आ गया, तब से क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट शुरू हो जाता है। यानी क्या होता है? सबसे पहले भोजन का ग्रहण करना, यानी खाने को क्या किया हमने? ग्रहण किया, अपने मुख में रखा। ये क्या हो गई? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की पहली अवस्था हो गई। उसके बाद इसकी दूसरी अवस्था क्या होगी? तो दूसरी अवस्था इसकी हो जाएगी डाइजेशन, यानी खाने का पाचन। खाना हमारा क्या होगा? पचेगा। हमने खाना खाया, खाना कैसा था? तो वो था लार्ज मॉलिक्यूल, यानी बड़े बड़े टुकड़ों में था। ठीक है, तो वो जो बड़े टुकड़ों में हमारा खाना था वो कैसा है? वो एक कॉम्प्लेक्स फूड है ना। तो उसको क्या करेगा? उसको पचाएंगे, है ना। उसका क्या होगा? पाचन होगा। तो पाचन होने के बाद क्या होगा? वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बदलेंगे। वो क्या होगा? सरल मॉलिक्यूल्स में बदलेगा। यानी जब भी पाचन होगा तो इसमें क्या होगा? जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है वो क्या होगा? वो बदलेगा। किस में बदलेगा? तो कॉम्प्लेक्स फूड बदलेगा सिंपल फूड में। यानी जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे, क्या थे? जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए? तो वो हमारे हो गए स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज। यही क्या है? तो ये है पाचन। कैसे? तो एंजाइम्स की हेल्प से, है ना। उसके बाद अब हमारा खाना क्या हो गया? हमारे मुंह में गया। मुंह के बाद उसका पाचन हो गया, यानी हमारी दूसरी अवस्था भी कंप्लीट हो गई। अब तीसरी अवस्था क्या आएगी? तीसरी अवस्था आएगी अब्जॉर्प्शन। ठीक, यानी अब हमारा खाने का क्या होगा? तो खाने का अवशोषण होगा। यानी उस खाने का क्या होगा? अवशोषण होगा। उस खाने को अवशोषित करना पड़ेगा। भाई बिना अवशोषित किए वो खाना, क्या मतलब? जब वो खाना अवशोषित ही ना हो तो यहाँ पे क्या होगा? अवशोषण होगा। तो अवशोषण कहाँ पर होगा? तो अवशोषण होगा छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या हो गया? अवशोषण हो गया। किसका अवशोषण हो गया? तो जो सिंपल फूड में कन्वर्ट हुआ था। कौन कन्वर्ट हुआ था? तो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा था, जो क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? तो कार्बोहाइड्रेट हो गया ग्लूकोज में, प्रोटीन हो गया अमीनो एसिड में और वसा हो गया फैटी एसिड में। उसके बाद क्या हुआ? ये अवशोषण होने के बाद कहाँ हुआ? छोटी आंत में जब अवशोषण हुआ तो ये गया ब्लड में। कहाँ गया? तो ये गया ब्लड में। ब्लड ने क्या किया? ब्लड हमारे पूरे शरीर में, सर से लेके पांव तक हर जगह जाता है ना। तो ये ब्लड ने क्या किया? ब्लड के साथ कौन मिला? तो ब्लड के साथ जो भी क्या थे? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा के छोटे मॉलिक्यूल्स, वो ब्लड के साथ कहाँ गया? हमारी सारे कोशिकाओं में गया। क्यों? क्योंकि भाई हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं सबको क्या चाहिए? तो सबको ऊर्जा चाहिए। भाई हमारा पेट कहाँ है? छोटी आंत
हमारे पेट में है, ठीक है। तो जब छोटी आंत पेट में है, लेकिन क्या है, हमको ऊर्जा चाहिए हमारे ब्रेन के लिए, तब हमारा ब्रेन काम करेगा। हमारे कहाँ चाहिए, तो हमारे किडनी के लिए चाहिए, हमारे लंग्स के लिए चाहिए, है ना, हमारी उंगलियों के लिए चाहिए, हमारे मतलब पूरे पार्ट्स के लिए चाहिए ऊर्जा। तो ये ब्लड क्या करेगा, वो सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उन सबको क्या करेगा, पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाएगा। और कोशिकाएं क्या करेंगी, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको वो ले लेंगी और उससे क्या बनाएंगी, तो उससे वो एनर्जी बनाएंगी। तो जब ये ब्लड कहाँ गया, तो ये ब्लड ले गया सेल्स के पास, सेल्स ने क्या किया, इससे एनर्जी बनाती हैं, है ना। यानी जो ऑब्जॉर्प्शन हुआ उसका क्या करना, पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, तो उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी स्वांगीकरण। अब देखिए आपका चौथा स्टेज भी कंप्लीट। अब आप देखेंगे हमने खाना खाया, खाने का पाचन हुआ, उसका अब्जॉर्प्शन हुआ। अब क्या बचा, तो सिर्फ क्या बचा, वेस्ट बचा। क्या बचा, वेस्ट बचा। और उस वेस्ट को क्या किया गया, एनस के द्वारा बाहर किया गया। तो जब बाहर करते हैं उसी को बोलते हैं इजेशन, यानी बहिष्करण। यानी खाने को क्या किया गया, तो खाने को पचाया गया, उसका अवशोषण हुआ, उसको अवशोषित किए पदार्थों को पूरे शरीर में बांटा गया, और जो उसमें से वेस्ट बचा, यानी जो क्या बचा, अवशिष्ट पदार्थ बचा, उसको क्या कहा गया, उसको एनस के द्वारा बाहर किया गया। एनस यानी गुदा द्वार के द्वारा क्या किया गया, तो बाहर किया गया। और बाहर करना ही क्या कहलाया, तो बाहर करना ही इजेशन कहलाया, यानी बहिष्करण कहलाया। ये हुई डाइजेशन की 5 अवस्थाएं। अब देखिए कि डाइजेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है। अब हमें डाइजेशन में क्या पढ़ना है, यानी डाइजेशन के कितने भाग हैं, हमें डाइजेशन में कौन कौन से भाग हैं और कौन से भाग कहाँ हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी क्या होती है, डाइजेशन जब स्टार्ट होता है तो वो हमारे मुख से होता हुआ हमारे एनस तक होता है। तो मुख से एनस तक का जो भाग होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। आहार नाल ये कितनी होती है, तो आहार नाल होती है 9 मीटर लंबी या फिर 33 फीट की होती है, ठीक है, लगभग में। अब ठीक है, ये हो गया कौन कौन से अंग होते हैं। अब बात आती है कि हमारा खाना जो है वो तो सारे अंगों से जाएगा ही, लेकिन इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को कोई तो तोड़ेगा। तो तोड़ेगा कौन, तो ग्लैंड्स तोड़ती हैं, एंजाइम्स तोड़ते हैं। और एंजाइम्स निकलती कहाँ से हैं, तो वो ग्लैंड से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, ग्लैंड से निकलती हैं। कैसी ग्लैंड से, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड या फिर इसी को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि, ठीक है। अब देखिए अंगों में देखिए आहार नाल, तो आहार नाल हमारा शुरू कहाँ से होता है, तो ये होता है हमारे माउथ से। कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये हमारे माउथ से स्टार्ट हुआ। तो माउथ में क्या क्या होता है, तो माउथ में होता है आपका टीथ, यानी माउथ में हमारे क्या क्या होते हैं, तो माउथ में होता है हमारा दांत, और क्या होता है, तो और होता है हमारी जीभ होती है, ठीक है। दांत होता है, जीभ होता है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी होता है। क्या होता है,
तो वो होता है हमारा सलाइवा, लार। और लार में क्या होता है, उसमें से कौन सी ग्लैंड मुंह में और पाई जाएगी, तो वो होगी हमारी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो क्या करती है, तो इसमें से एंजाइम्स निकलते हैं। जो मैं बता चुकी हूँ एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करते हैं, उसको तोड़ तोड़ के वो उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए माउथ के बाद क्या हुआ, वो खाना हमारे स्टमक में जाएगा। लेकिन स्टमक में जाएगा कैसे, तो बीच में एक पाइप पाई जाती है ना। वो कैसी पाइप होती है, तो वो फूड पाइप है। फूड पाइप या फिर ईसोफेगस यानी ग्रास नली। ये क्या होती है, तो इसमें किसी भी खाने का पाचन नहीं होता है। ये सिर्फ क्या करती है, तो ये सिर्फ खाने को पहुंचाने का काम करती है। ये सिर्फ क्या है, एक नली है, एक पाइप है। ठीक है, तो ये पाइप जो है मुंह के बाद ये क्या करती है, तो ये पाइप खाने को ले जाती है। कहाँ तक ले जाती है, तो ये ले जाती है स्टमक तक ले जाती है, यानी आमाशय तक ले जाती है। और आमाशय यानी पेट। अब पेट में क्या पाया जाता है, तो पेट में खाने का पाचन होता है। वहाँ पर पाई जाती हैं ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, तो वहाँ पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब देखिए खाना कहाँ गया, आमाशय में गया। आमाशय में कौन पाई गई, तो वहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई गई, जो क्या करती हैं, खाने का पाचन करती हैं। उसके बाद खाना जाएगा छोटी आंत में। खाना कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में खाना जाने पर छोटी आंत में भी क्या होता है, वहाँ पर भी कुछ ग्लैंड्स खुलती हैं। कौन सी खुलती हैं, तो एक खुलता है लीवर, ठीक है, यानी यकृत। और दूसरा खुलेगा पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। ये दोनों अंग भी हैं और इनसे ग्लैंड्स भी निकलती हैं, इनसे एंजाइम्स भी निकलते हैं, इसमें ग्लैंड पाई जाती हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में खाना जाने के बाद वो खाना एनस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। एनस के द्वारा क्या हो गया, बाहर हो गया। अब ये हो गए हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो अब हमें पढ़ना है ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल में, कहाँ से, माउथ से लेकर एनस तक में, और इन सभी अंगों में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो अब हम अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में कि माउथ में क्या होता है, दांत कैसे होते हैं, और जीभ में क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, अभी तक के लिए धन्यवाद।